नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी रविंद्र सिंह की संपत्ति धारा 14A के तहत कुर्क की गई, जिसमें गिरोह बनाकर फर्जी दस्तावेजों पर शिक्षक भर्ती किए गए थे। थाना हाईवे के एटीवी फैक्ट्री का मामला मथुरा जनपद का है, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी रविंद्र सिंह की 75 लाख से भी अधिक की संपत्ति को क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह एवं सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कुर्क कर लिया गया है। योगी शासन में माफियाओं पर की जा रही लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसका एक नज़ारा मथुरा में भी नजर आया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मथुरा वरुण कुमार सिंह के द्वारा मीडिया को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया गया। मथुरा में एक चर्चित टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ था। उसके अभियुक्त रविंद्र सिंह, जो कि भरतिया थाना बलदेव के मूल रूप से रहने वाले हैं, उनके द्वारा आपराधिक गतिविधियों से जो भी संपत्तियां अर्जित की गई थी, करीब उनकी 75 लाख की लगभग संपत्तियां जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्क की जा रही हैं 14A गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत। सर, कब मुकदमा दर्ज हुआ था और कब कार्रवाई हुई थी? ये देखिए, ये पूरा घटनाक्रम 2018 में हुआ था। 2018 के में मथुरा में कई मुकदमे इस टीचर भर्ती घोटाले के संबंध में दर्ज हुए थे। तो उसमें अभियुक्त जो रविंद्र सिंह है, उसके द्वारा इन आपराधिक कृत्यों के द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से संपत्तियां अर्जित की गई थी, तो उस पर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था। और उसी में गैंगस्टर एक्ट के 14A के अंतर्गत उसके द्वारा अवैध रूप से जो भी संपत्तियां अर्जित की गई थी, वो आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में वो सभी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। आरोपी की बात करें तो सर सलाखों के पीछे है कि अभी जमानत पे? नहीं, अभी आरोपी जमानत पे है। यूपी के बुलंदशहर में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। इसकी बानगी उस समय देखने को मिली जब स्विफ्ट सवार 4-5 बदमाशों ने ज्वेलर्स बाप बेटे से लूट का प्रयास किया। लूट प्रयास में विफल होने पर बदमाशों ने ज्वेलर्स बाप बेटे को तमंचे की बटों से बार कर बुरी तरह घायल कर दिया और हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लहूलुहान यह ज्वेलर्स राजकुमार और उसका बेटा ऋतिक है। दरअसल रोज की तरह राजकुमार अपनी ज्वेलर शॉप को बंद कर बेटे ऋतिक के साथ पैदल घर लौट रहे थे। जैसे ही वह बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राधानगर बंद के पास पहुंचे तो स्विफ्ट सवार बदमाशों ने उन्हें रोका और लूटपाट का प्रयास करने लगे। बाप बेटे ने विरोध किया तो असलहों से लैस बदमाशों ने तमंचों की बटों से बाप बेटे पर वार कर दोनों को बुरी तरह घायल कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्मी अंदाज में कार सवार बदमाश हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूचना के बाद एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। फिलहाल बदमाशों का कहीं भी सुराग नहीं लग पाया है। घायल ज्वेलर्स बाप बेटे का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। राधानगर में एक राज ज्वेलर्स करके एक उनकी दुकान है। ये शाम को प्राय घर भी उनका थोड़ी ही दूरी पर है। ये सामान्यतः शाम को अपनी दुकान बंद करके जाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े थे पहले से और इनके ऊपर हमला किए हैं। इस हमले में इनको चोट लगी है। अस्पताल इनका इलाज चल रहा है। बाकी इनकी तहरीर मांगी जा रही है। तहरीर मिल जाएगी तो उसके हिसाब से अभियोग पंजीकृत पर कार्रवाई कराएंगे। एक और जहां कोविड को लेकर केंद्र व राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं सरकार के ही नुमाइंदे कोविड के नियमों की अनदेखी कर प्रदर्शनी के नाम पर अवैध उगाही की छूट दे रही है, जिसमें जहांगीराबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहांगीराबाद के रामलीला ग्राउंड में चल रही प्रदर्शनी में यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए तो वह व्यक्ति अकेला ही हजारों की तादाद में लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। जबकि कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी व एसएसपी ने मास्क लगाने व सामाजिक दूरी बनाए रखने की हिदायत देते हुए एक जगह भीड़ एकत्रित न होने के निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी आज ऐसा माहौल जहांगीराबाद की प्रदर्शनी में देखने को मिला है, जिससे बुलंदशहर में कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। प्रदर्शनी में लगे झूलों पर नौनिहालों की लगी भीड़ अपनी बारी का इंतजार कर रही है। बड़े बड़े झूलों पर बच्चों व किशोरावस्था के युवक युवतियां की भीड़ आप देख सकते हैं। किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और ना ही किसी ने सामाजिक दूरी का ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, वहां उपस्थित किसी भी पुलिस कर्मचारी के चेहरे पर भी मास्क देखने को नहीं मिला। जबकि जिला मुख्यालय पर एक दिन पहले ही मास्क न होने पर
आम जनता का 500 रुपये का चालान काटा गया था। एसएसपी संतोष कुमार ने कहा था कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी भी कोविड के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। एसएसपी साहब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। आखिर यह तस्वीर सच बोल रही है कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद में चल रही है प्रदर्शनी किस शहर पर चल रही है। और तो और पुलिस वाले भी बिना मास्क पहने यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर एक तरफ जहाँ लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो आखिर यहाँ का जिला प्रशासन कब अपनी कुंभकर्ण की नीति को तोड़ेगा, इसका अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर से किसान आंदोलन में गए किसान की मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों को आज पीलीभीत पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री मनोज पारस द्वारा सहायता राशि दी गई। आज पीलीभीत पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री मनोज पारस द्वारा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी द्वारा पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दी गई, जिससे उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। इसमें जिलाध्यक्ष जगदीप सिंह जग्गा, पवन यादव जिला महासचिव, पूर्व विधायक प्रीतम रमा, नौमान अली बारसी, अठबिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह रंधावा आदि लोग मौजूद रहे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पीड़ित परिवार की आगे आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी आर्थिक एवं उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देकर उनके दुख कम करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं था। आपको याद होगा कि 4 महीने से इस देश का किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए एक आंदोलन कर रहा है, और वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो जन आंदोलन है, आम आदमी का आंदोलन है। अगर ये आंदोलन किसी वजह से फेल हो गया तो ये समझ लीजिए कि देश फिर गुलामी की ओर चला जाए, देश बर्बाद हो जाए। इसलिए इस आंदोलन में के चलाते हुए जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, कुछ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके लोगों ने गोली मार दी और वो किसान वहाँ शहीद हो गए, तो उन शहीदों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके आंसू पोंछने के लिए ये एक पहल है, कोशिश है। ये जो हमने धनराशि दी है, इस धनराशि से हम जानते हैं कि 2 लाख रुपए से किसी परिवार का भला नहीं हो सकता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये दिल है कि वो हर गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान, नौजवान, जिसके घर में भी ऐसी कोई तकलीफ़, ऐसा कोई हादसा होता है, उसमें उनके आंसू पोंछने की अपनी पहल करते हैं। तो ये उनके आंसू पोंछने की पहल है और उनके दुख में शरीक होने की पहल है। और मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जो लोग इस जन आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए, उनके परिवार को एक नौकरी या जो भी उनकी मदद और हो पाएगी, चाहे ज़मीन से हो सके, चाहे किसी भी तरह उनकी मदद हो सके, समाजवादी पार्टी उनकी मदद करेगी। तो आज पूरी समाजवादी पार्टी के 9 लोगों की कमेटी हम लोग यहाँ पर उनके दुख में उनके आंसू पोंछने आए थे। और ये बलिदान इन लोगों का खाली नहीं जाएगा। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब इस देश की आज़ादी के लिए भी हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया। कोविड चुनौती के मध्य महाकुंभ 2021 नित नव गाथाएं बना रहा है। यह कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक है। वर्ष 1938 के 83 साल पश्चात एक विशिष्ट योग में संपन्न हो रहे इस महाकुंभ में कोविड संक्रमण से बचाव हेतु संदेश देने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसे मास्क के आकार में ढाला गया। देवभूमि के हरिद्वार में गौरी शंकर पार्किंग स्थल में सुगम कुंभ एवं सुरक्षित कुंभ के ध्येय को आत्मसात किए जवानों ने एक कार्यक्रम के दौरान मास्क की आकृति बनाकर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश दिया। यह मास्क आकृति इतिहास में सबसे बड़ी मानव सृजित मास्क आकृति है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से जज वीरेंद्र सिंह एवं समन्वयक संदीप बिश्नोई मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक कुंभ के नेतृत्व में कुंभ मेला पुलिस ने किया, जिसमें उत्तराखंड प्रेस क्लब ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान अपने संदेश में संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक कुंभ ने कहा कि रिकॉर्ड का बनाना सर्वोत्तम तथ्य नहीं है, रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, बल्कि वैश्विक कोविड संकट दौर में मास्क का महत्व और आवश्यकता के संदेश को प्रत्येक आम जनमानस तक
पहुंचाना महत्वपूर्ण है। संदेश जाएगा और लोगों में एक अवेयरनेस जाएगी, जिससे कि लोग खुद भी संक्रमण से बचें और खुद संक्रमण का कारण न बने। अच्छा, सबसे पहले तो बधाई आपको। अब दूसरा ये है कि ये सब पूरा क्या प्रोग्राम था और आज एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। ये प्रदेश में भी पहली बार बना है और कुंभ मेले की अगर बात करें तो पहली बार इस तरह का रिकॉर्ड बना है। इसके लिए आपको बधाई। थोड़ा रूपरेखा बताएं सर, क्या पूरा मेले का स्वरूप आ रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह पैदा हुआ है कि लोग आए और उसमें भीड़ बढ़ने के साथ साथ जो संक्रमण की जो नई दर काफी तेजी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिहाज से आज हम लोग की एक ब्रीफिंग थी। उसी ब्रीफिंग के बाद हम लोगों ने ये रखा कि इसमें एक मानव श्रृंखला के माध्यम से एक मास्क की आकृति दी गई है, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस फैले और ये एक तरह से लोगों में संदेश देने के लिए कि संक्रमण से स्वयं भी बचे और स्वयं कारण न बने संक्रमण का और लोगों को भी बचाने में। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की फिर से जुबान फिसल गई है। दरअसल हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर में कुंभ से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण करने आए थे। वहां भावनाओं में बहते हुए उन्होंने बनारस में कुंभ होने की बात कह डाली, जिससे वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि जब से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने हैं, तब से आए दिन वह कोई न कोई बयान देते आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भगवान राम और श्री कृष्ण से तुलना कर दी थी और उसके बाद उन्होंने फटी जींस वाला बयान भी दिया था, जिस पर उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत देश को अमेरिका का 200 वर्ष गुलाम तक बोल डाला था। उसके बाद वह कोरोना संक्रमित हो गई, जिसके कारण उन्हें घर में ही आइसोलेट होना पड़ा। अब जब वो पहले दिन हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने बनारस में भी महाकुंभ का आयोजन होता है कह डाला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मंच पर पहुंचने के बाद जब भी माइक थामते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। मुख्यमंत्री ने बनारस में भी कुंभ होने की बात कही है, मगर मुख्यमंत्री जी को इतना नहीं पता कि कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, जो है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। फरीदाबाद के पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने शेखपुरी गांव में किसानों के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भाजपा सरकार के एमपी और एमएलए को वोट नहीं दिया जाएगा और इसके बाद भी सरकार ने अगर नहीं सुनी तो 6 महीने के अंदर में सरकार का तख्ता पलट दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर में अपनी सत्ता कायम करेंगे। अवतार बढ़ाना यहाँ हरिद्वार जिला के कस्बा लक्सर में किसानों को अपना समर्थन देने और आने वाले किसान आंदोलन में समर्थन लेने आए थे। अवतार सिंह बढ़ाना ने किसानों की मांगों को जायज़ बताते हुए कहा कि सरकार अगर अपनी जिद पर इसी तरह अड़ी रही तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने नौजवानों से सड़कों पर बैठे किसानों के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन के लिए वे विधायक पद छोड़कर और बीजेपी की कार्यकारिणी से इस्तीफा देकर जनता को जगाने के लिए आए हैं। जो सरकार हम सब ने मिलकर बनाई, आज वही सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसके पूर्व लक्सर पहुंचने पर अवतार सिंह बढ़ाना का सरदार सुब्बा सिंह ने दर्जनों गांवों की ओर से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर समाज की ओर से परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हमेशा मुझे जिस बॉर्डर पे हमारी संख्या बल कम होता था तो मुझे वो ड्यूटी लगाते थे। मेरा अपना क्षेत्र है फरीदाबाद लोकसभा, जो दिल्ली बॉर्डर से और मथुरा बॉर्डर तक लगता है यूपी से। इधर अलीगढ़ लगता है, इधर नोएडा लगता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सराउंडिंग। पलवल सबसे कमज़ोर संख्या बल के मुताबिक किसानों का आंदोलन कमज़ोर था। फिर मुझे पलवल जो बॉर्डर था केएमपी, उस पर मुझे ड्यूटी लगाई। तो मैंने वहाँ एक मैं कोई लीडर नहीं, कोई संघ का वर्कर नहीं, मैं किसान हितैषी के नाते, और किसान की आवाज़ दब जाएगी और किसान और मजदूर के खिलाफ जो बिल आया है अगर वो वापस नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियाँ, नस्लें हमारी नष्ट हो जाएंगी। मेरी ऐसी सोच है, हमें किसान की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और उस किसान की आवाज़ बुलंद होगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको दोबारा से विचार कर लेना चाहिए। राजहट अच्छी नहीं होती।
अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।